नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा के संबंध में, अर्थात वर्ग 3 का जो परीक्षा होने वाला है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस क्रम में हम भाग स सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि 15 अंकों के पूछे जाते हैं। अब यदि हम लोग पहले टॉपिक पर या पहले विषय की ओर बात करें तो चूंकि सामान्य विज्ञान में विभिन्न प्रकार के विषय जो है वो सम्मिलित हैं। देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो है वो संविधान है, फिर भारतीय इतिहास जो है, उसके पश्चात में भूगोल दिया है, भूगोल के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर सामान्य विज्ञान, अगले क्रम में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और सातवां जो टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति 2020। अंक विभाजन की दृष्टि से यदि हम लोग देखेंगे तो हमको बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत है। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सारगर्भित तरीके से टू द पॉइंट बात करने वाले हैं और संविधान को इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। याद रखें, वीडियो के अगले भाग में हम लोग भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ के इतिहासों की क्रमशः श्रृंखला को लाने वाले हैं और ये वीडियो सीरीज न केवल सहायक शिक्षक बल्कि शिक्षक और व्याख्याता में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन को कवर करने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे संविधान के अध्ययन की ओर। चूंकि संविधान कानून की पुस्तक है और किसी भी पुस्तक की प्रस्तावना में उस पुस्तक के संपूर्ण विषय वस्तु और उनका सारांश जो है वो दिया गया होता है, इसीलिए सबसे पहले क्रम में हम लोग संविधान की प्रस्तावना को देखने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना से लगातार प्रश्न बनते रहे हैं, तो हम सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं और इनसे कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं इनको देखने वाले हैं। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात कर रहा है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और न्याय। ये जो क्रम है कई बार से इसी क्रम को पूछता है कि इनके क्रम को जमाइए करके। तो 3 अलग अलग न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं अगर पूछा जाए तो 5 प्रकार के, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ पर समानता या समता कितने प्रकार की है ऐसा पूछा जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। याद रखें, इसमें बंधुता शब्द भी दिया है तो इसको भी आपको याद रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों शब्द जो हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखें। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। यह पूरे संविधान का निचोड़ है। जैसा कि सबसे पहले हमने ऊपर में बात किया कि प्रस्तावना में किसी भी पुस्तक का जो सारांश अर्थात उनके मुख्य विषय वस्तु के बारे में दिया रहता है, तो बिल्कुल ये जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा और कुंजी कहा गया है। साथ ही ये जो है पूरे संविधान का निचोड़ अर्थात समरी है। अब प्रस्तावना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ से उद्धृत हुआ है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है ये। तो कब के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? याद रखें, प्रस्तावना का जो मुख्य आधार है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, यही जो है वो प्रस्तावना का मुख्य आधार है। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में आगे जाकर प्रस्तावना का रूप लेता है। इसका यदि हम लोग
स्वीकृति तिथि को देखें तो संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला है संविधान लागू होने की तारीख। प्रस्तावना के अंत में 26 नवंबर 1949 की तारीख जो है दर्ज है, जो कि ऊपर में हम अभी ही देखे हैं, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत कब किया गया था या अधिनियमित और आत्मार्पित, ऐसा परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला विदेशी संविधानों का प्रभाव। विदेशी संविधानों का प्रभाव से यहाँ पर तात्पर्य है कि संविधान में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण विचार जो है वो कौन कौन से हैं जो कि विदेशों से लिए गए हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रस्तावना का जो विचार है। तो भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना रखने का विचार, प्रस्तावना रखने का जो विचार है वो अमेरिका से लिया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। अगला है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को और उसकी शैली को लिया गया है। इसके पश्चात में अभी तक यदि देखा जाए तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ये केवल एक बार अब तक हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी संशोधन के तहत 3 नए शब्द जो है वो इंदिरा गांधी सरकार के समय प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं वो शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आप इसे इसी क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि क्रम को जमाने के लिए कि प्रस्तावना में निम्न शब्द जो है वो कौन से जो है वो पहले क्रम में आता है और फिर उसके बाद में ऐसे करके प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो इसे आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे। अब इसके बाद में यदि आप लोग देखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बॉक्स दिया गया है, प्रस्तावना में अब तक एक ही बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान संशोधन किया गया है, जिसके तहत 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, मूल प्रस्तावना में ये शब्द थे या नहीं। आप इस शब्द को कैसे याद रख सकते हैं? तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसमें स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष और ता शब्द जो दिया है उसके अंतिम लेटर को आप कनेक्ट कर लेंगे। अखंडता जो है वो ये इसमें जोड़ा गया है। अगला है प्रस्तावना के मुख्य तत्व और संख्याएं। तो देखते हैं इसमें प्रस्तावना में किन मुख्य बातों को बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सत्ता का स्रोत, अर्थात सत्ता का मुख्य स्रोत कौन है। तो इसमें स्पष्ट रूप से सबसे पहला लाइन जो है वो बोलता है, हम भारत के लोग, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो है वो किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। याद रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। उसके पश्चात 5 शब्द हैं जो कि प्रकृति पर आधारित हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 प्रकार के शब्द जो है वो प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति अर्थात इनके जो प्रस्तावना की प्रकृति है उनसे संबंधित है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, सार्थक राज। सार्थक राज का मतलब हो जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। अब यदि हम लोग स्वतंत्रता के बारे में देखते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समता जिसमें हम लोग देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है, इसके बारे में बताया गया है। अगला है प्रसिद्ध विद्वानों का कथन जिन्होंने प्रस्तावना पर अपना वक्तव्य दिया है। इसमें N.A. पालकीवाला के बारे में बात करें तो प्रस्तावना को उन्होंने परिचय पत्र का संज्ञा दिया गया है। और K.M. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। याद रखिए, पूछा जाता है कि जन्म कुंडली किसने कहा है? तो K.M. मुंशी के द्वारा कहा गया है। और N.A. पालकीवाला के द्वारा आप इसमें याद रख सकते हैं, P फॉर पालकी और P फॉर परिचय पत्र। यहाँ पर एक शब्द आया है संप्रभु। तो संप्रभु का अर्थ होता है स्वयं सर्वोच्च शक्तिमान होना, अर्थात किसी भी के अधीन न रहना और
किसी भी निर्णय के लिए स्वयं स्वतंत्र रहना। अगला इसमें देखते हैं तो दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जुड़ा? तो सभी को पता चल गया होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो केवल एक बार हुआ है। संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या था? तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? के एम मुंशी ने। और पालकीवाला ने क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था। इसके पश्चात यदि हम लोग देखते हैं क्विक रिवीजन के रूप में, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 को। संशोधन कितने बार हुआ है प्रस्तावना में? तो केवल एक बार 1976 को। तो चलिए चलते हैं हम लोग संविधान का अर्थ जानते हैं और इनके पूरे भागों का विस्तृत अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेदों की जो सारणी दिया है, तो इसमें हम लोग संविधान के जो 22 भाग हैं और 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, तो इसमें हम लोग पूरे 22 भाग को देख लेते हैं और इसके पश्चात हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन जो है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यही लिखा हुआ है पहले भाग में, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। और इसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया है राज्यों का एक संघ है। भाग 2 में नागरिकता को दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है ऐसा पूछा जाए तो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसका जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 में है। याद रखें मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी है और ये जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भाग 4 ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसका जो अनुच्छेद है वो 51 ए है। कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और कुल कितने कर्तव्य बताए हैं? तो कुल 11 कर्तव्य बताए हैं। याद रखें मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया था, इसे रूस से लिया गया है। और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित है को जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ सरकार अर्थात केंद्र की सरकार के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया है। इसका अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है और इसमें केंद्र सरकार के संपूर्ण ढांचा की बात कही गई है। भाग 6 जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है और इसमें राज्यपाल, विधानमंडल और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसका अनुच्छेद जो है वो 152 से 237 के बीच है। राज्य सरकार का संपूर्ण ढांचा जो है वो भाग 6 में बताया गया है। याद रखें भाग 7 जो है वो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इनका जो अनुच्छेद है 239 से 242 और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, जिसे ग्रामीण स्वशासन भी कहा जाता है और ये 243 से 243 ओ तक संबंधित है। इसमें 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। भाग 9 ए जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, जो कि शहरी स्वशासन है। इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक बताया गया है और ये 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जो है इसमें बताया गया है। अगला है भाग 14 जो है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें यूपीएससी और पीएससी जो है वो सम्मिलित है। इनका अनुच्छेद 308 से 323 तक में शामिल है और इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इनका आर्टिकल है 315। भाग 15 को यदि देखें
तो निर्वाचन से संबंधित है ये, और अनुच्छेद 324 से 329 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, और इसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है जो कि 324 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, और इनका आर्टिकल है 343 से 351। इसमें संघ की राजभाषा अर्थात हिंदी के बारे में बताया गया है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। इनको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है इनके डायरेक्ट आर्टिकल से। अगला है भाग 18 जो है आपात उपबंध है 352 से 360, और आपातकालीन जो उपबंध है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसे जर्मनी से लिया गया है, और इसमें 1935 के एक्ट अनुच्छेद 352, 356 और 360 में अलग अलग आपातकाल के बारे में बताया गया है। भाग 20 जो है वो संविधान का संशोधन है, जो कि 368 नंबर के अनुच्छेद में दिया गया है, और इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के भाग 21 जो है वो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देने और अस्थायी व्यवस्था देने से संबंधित है। वहीं यदि 22 के बारे में बात किया जाए, भाग 22 में जो है संविधान के नाम, उसके लागू होने की तारीख और हिंदी भाषा में उसके प्रमाणिक रूप को तय करने से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इन सभी भागों को बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग मुख्य बिंदुओं की ओर। इसमें हम लोग विषय सूची की यदि बात करें तो हम लोग संविधान के इस वीडियो में पूरे 13 अलग अलग अध्याय को लेकर हम लोग चलने वाले हैं, और इसी के आधार पर हम लोग पूरे संविधान को कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला जो अध्याय है इसमें दिया गया है भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरे में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत, अर्थात ऐसे कौन कौन से तत्व या फिर अवधारणा हैं जिनको हमने विदेशों से लिया हुआ है। उसके बाद में अगले अध्याय जो कि तीसरा है, इसमें देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची और शक्तियों का विभाजन। फिर चौथे अध्याय में मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में हम लोग विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। फिर जो पांचवा अध्याय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप लोग DPSP के नाम से भी जानते हैं। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फिर अध्याय 7 में देखेंगे संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सम्मिलित हैं। इसके पश्चात में हम लोग देखते हैं अध्याय 8 में भारत की संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और साथ में इसमें राष्ट्रपति भी शामिल रहता है। इसके बाद में जब हम लोग 9वें अध्याय में आएंगे तो वहाँ हम लोग प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखने वाले हैं। अध्याय 10 में पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे। फिर अध्याय 11 न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। फिर अध्याय 12 में नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप, लोक सेवा आयोग अर्थात PSC और प्रमुख संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। इसके बाद में अध्याय 13 में यदि हम लोग देखेंगे तो अध्याय 13 में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेदों का सार, जो सारणी के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर, जो कि भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा से संबंधित है। याद रखिए, यदि हम लोग संविधान का अर्थ यदि हम लोग जानना चाहेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान। और सम का अर्थ यदि हम लोग यहाँ पर लेंगे तो इसका अर्थ होता है स्वयं, और विधान का मतलब होता है कानून, अर्थात स्वयं के लिए बनाया गया जो कानून है वो संविधान है। अब यदि हम लोग देखेंगे तो संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब सभा के बारे में यदि हम लोग जानना चाहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो है वो सभा कहलाता है, और इसमें जो सदस्य रहते हैं वो निर्वाचित होते हैं। अगले क्रम में जब हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे विस्तृत और विशाल लिखित संविधान है। याद रखें, जब पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है करके, तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसका निर्माण भारत की जनता के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया गया था। याद रखें, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य जो थे वो सम्मिलित थे, और इनमें से कुछ जो थे वो निर्वाचित थे। अब यदि हम लोग देखेंगे तो इनका निर्वाचन
किसके द्वारा किया गया था, अर्थात कौन इसमें वोट डाले थे। तो उस समय 1946 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें विधायक जो है वो चुने गए थे और इन्हीं विधायकों के द्वारा ही इन सदस्यों का चुनाव किया गया था। याद रखिए, उस समय प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता था, जो कि टोटल 389 हुए थे। अगले क्रम में हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा का गठन एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में भारत में आया, इसी की सिफारिशों पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। याद रखें, इसके पूर्व में भी 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो संविधान सभा देने के लिए आता है, जो कि केवल एक सदस्य रहता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रहते हैं। और इस समय ये संविधान सभा देने में असफल हो जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात ऐसा बैंक जिसका पहले ही समय जो है वो निकल चुका है, ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें यदि हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों पर यदि हम लोग बात करें, तो महत्वपूर्ण जो तिथियां थी, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, तब सबसे पहला जो बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसका दूसरा जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ और दूसरे बैठक में ही स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। याद रखें, इसका यदि उपाध्यक्ष पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी जो थे वो इनके उपाध्यक्ष थे और संवैधानिक सलाहकार का नाम को भी पूछा जाता है, जो कि B.N. राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव थे। अब यदि हम लोग देखेंगे तो संविधान सभा का जो तीसरा बैठक जो है वो 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ और इसी दिन नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। अब यदि हम लोग देखेंगे तो संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनी थी और ये समितियों की जो कुल संख्या थी वो 32 समिति थे। इनमें से यदि हम लोग देखेंगे तो प्रश्न को पूछने का तरीका क्या है, तो इन समितियों के अध्यक्ष को लेकर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख यदि हम लोग समिति के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी है और इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। याद रखिए, भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान के जनक या निर्माता के नाम से जाना जाता है। अब यदि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे ये देखा जाए तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष अर्थात भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें यदि हम लोग 6 अन्य सदस्य में देखेंगे तो इसमें MMSRK, ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे तो ये याद रहेगा, जिसमें मित्र, मुंशी, सादुल्लाह, आयंगर, अय्यर और ये खेतान, ये 6 टोटल सदस्य थे। याद रखिए, प्रारूप समिति का गठन से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। इनका गठन जो है वो देश का आज़ाद के ठीक 14 दिन बाद अर्थात 29 अगस्त 1947 को इसका गठन जो है वो किया गया था। अब यदि हम लोग इन 32 अलग अलग समिति में से कुछ और अन्य प्रमुख समितियां हैं जिनको देखें तो पता चलता है कि 2 समिति थे जिसका नाम नियम और संचालन समिति था। ये नियम और संचालन समिति को ही संविधान सभा का जुड़वा बहन समिति भी कहा जाता है। और यदि देखा जाए तो सबसे छोटा समिति जो है वो संचालन समिति जो है वो सबसे छोटा समिति था। अब इसके बाद में यदि हम लोग देखेंगे तो अन्य समिति केंद्रीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति भी थे, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिए, मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति जो है इसी का जो ये जो समिति थी वो सबसे बड़ी समिति थी। और एक अन्य समिति है झंडा समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो J.B. कृपलानी, कभी कभी इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिखाई आप लोगों को देता है। अगले क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं संविधान निर्माण की अवधि एवं स्वीकृति, अर्थात संविधान का निर्माण करने में कितना समय जो लगा। तो ये जो डेट है इसको आप लोग एग्जैक्टली याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कई बार परीक्षा में डायरेक्टली इनसे प्रश्न जो है वो बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है वो तथ्य है। अब यदि हम लोग देखेंगे तो इसका अलग अलग जो चरण है, अर्थात ये संविधान कब कब बना और लागू हुआ, तो
इसमें देखा जाए संविधान अंगीकृत का बात यदि कर रहा है तो ये है 26 नवंबर 1949। याद रखिए संविधान जो है वो पूर्ण रूप से इसी दिन बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है किया गया था। इसके बाद में संविधान पूर्णतः लागू जो है तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसी वजह से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखिए इसमें कई बार पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, तो 26 जनवरी को ही इसलिए चुना गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के बाद में 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था और इसी कारण ही 26 जनवरी का चुनाव संविधान को लागू करने के लिए चुना गया था। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं मूल संविधान बनाम वर्तमान संविधान। तो इसमें संविधान में जो भाग, अनुसूची और अनुच्छेद दिए हुए हैं तो पूर्व के संविधान में क्या कुछ अलग थे और वर्तमान में क्या कुछ बदलाव हुआ है, इसी के बारे में ये हम लोग देखने वाले हैं। तो मूल संविधान अर्थात जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। यदि देखा जाए तो भाग क्या है, तो किसी भी पुस्तक में जैसे पाठ या अध्याय दिया रहता है, बिल्कुल संविधान का जो भाग है वो अध्याय या पाठ के समान रहता है। अब यदि अनुसूची क्या होता है देखा जाए तो सरकार के महत्वपूर्ण कर्तव्यों का जो सूची रहता है उसे अनुसूची कहा जाता है। और जिस तरीके से पुस्तक में अलग अलग टॉपिक अर्थात विषय वस्तु बटे होते हैं, वैसे ही संविधान में जो अनुच्छेद हैं ये एक टॉपिक की तरह काम करते हैं। अब यदि हम लोग देखेंगे मूल संविधान अर्थात जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ तो उस समय कुल 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो जो 22 भाग था वो गणना की दृष्टि से यदि हम लोग देखेंगे तो 25 हो चुका है। 25 कैसे हुआ, जैसे कि कोई हम लोगों को 1 से लेके 22 तक तो पहले रहता ही था, तो इसमें और ऐड करना है तो भाग में अलग से 23-24 न बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए एक भाग है भाग 4, तो उसी के अंतर्गत में एक नया भाग जो है वो 4A या 4 जो है वो जोड़ दिया गया और इस तरीके से ये अभी भी भाग 4 का ही एक हिस्सा है और इसका मुख्य भाग जो है वो भाग 4 है, लेकिन गिनती गिनेंगे तो ये एक भाग और ये दूसरा भाग। इस तरीके से कुल मिलाकर ये जो है वो अभी यदि गिनती की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 25 भाग जो है वो संविधान में शामिल हैं। याद रखें कई बार डायरेक्ट इनसे प्रश्न जो है वो बनते हैं। अब यदि हम लोग अनुसूची को देखें तो पहले का जो अनुसूची 8 था उसमें 4 और ऐड होकर जो अनुसूची की संख्या अब 14 हो गई है और संविधान जो है वो अभी भी 395 जो है वो मूल अनुच्छेद हैं और 470 लगभग इसमें क्या हैं, उपधाराएं हैं। अब यदि देखा जाए इसमें से मुख्य बिंदु क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा या सबसे गहरा इसी अधिनियम का प्रभाव पड़ा है। संविधान का लगभग 2/3 भाग जो है अर्थात 250 से ज़्यादा अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं, अर्थात 1935 का जो एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले क्रम में यदि हम लोग देखेंगे जो कि अध्याय 2 है, भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत से यहाँ पर आशय है कि वो कौन कौन से तत्व या फिर अवधारणा है जिसे हम लोग विदेशों से क्या किए हैं, एडॉप्ट किए गए हैं या फिर लिए गए हैं। तो संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के लगभग 10 प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन कर श्रेष्ठ तत्वों को अपनाया। याद रखिए संविधान निर्माताओं ने कुल लगभग 60 देशों का जो संविधान का अध्ययन किया और उनमें से जो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे जो कि 10 देशों से आपको प्राप्त हुए, तो इन 10 देशों के संविधानों का अध्ययन करके श्रेष्ठ तत्वों को अपनाया था। इसमें यदि हम लोग देखेंगे प्रमुख देश कौन कौन से हैं जिनसे अलग अलग प्रावधान या फिर तत्वों को लिया गया है, तो इसमें दिया गया है देश का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है ग्रहण किए गए प्रमुख प्रावधान या फिर विशेषताएं।
तो यदि देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए जो है, यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व है मौलिक अधिकार, वर्तमान समय में ये आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। ये जो है वो कहाँ से लिया गया है पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके पश्चात में न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू व न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। याद रखिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, तो जब कोर्ट के द्वारा किसी मुद्दे पर निर्णय दिया जा चुका रहता है और यदि उस पर दोबारा जांच करने या फिर उसका रिव्यू करने का क्या दिया जाता है, अर्जी लगाया जाता है, तो ये जो है वो कोर्ट अपने दिए गए निर्णय को दोबारा जांच करती है, यही है न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद संविधान की जो सर्वोच्चता है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही प्रेरित है। साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद नंबर 61 में दर्ज है और साथ ही उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। साथ ही वित्तीय आपातकाल भी इसी से लिया गया है और इसका जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अगले क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, याद रखिए भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता से आशय क्या है, जैसे मान लीजिए भारत में राज्य और देश दोनों हैं, तो यदि हम लोग देखेंगे अमेरिका में तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। अब इसके अलावा यदि देखेंगे विधि का शासन अर्थात कानून का शासन को भी ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही विधि निर्माण प्रक्रिया एवं द्विसदनी व्यवस्था, याद रखिए ये बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी मतलब 2 सदन वाली जो व्यवस्था है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिए हमारे केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था है। साथ ही कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें भी 2 सदन वाला व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद जो है वो शामिल हैं। अगला यदि हम लोग देखेंगे तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये कि टीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। इसके साथ ही राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये आयरलैंड से ही ली गई है। साथ ही राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया से, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा मतलब हमारे जो संविधान है उस संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए है। लेकिन यदि पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, तो प्रस्तावना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिए समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि समवर्ती सूची क्या होता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। इसके बाद में यदि हम लोग देखेंगे सोवियत संघ या फिर रूस जो है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो कि आर्टिकल नंबर 51A में सम्मिलित है। साथ ही प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। याद रखिए कितने प्रकार की न्याय, 3 प्रकार। कई बार प्रश्न में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि जो न्याय का बताया गया है वो न्याय कौन कौन से न्याय हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजधानी। कई बार इनके क्रम को भी एकदम एक्यूरेटली पूछ लेता है कि पहले कौन है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था, अर्थात संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। इसके पश्चात में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। अवशिष्ट मतलब होता है कि जो बची हुई शक्तियाँ, अभी हम लोग देखेंगे जो अनुसूची नंबर 7 में सूची विभाजन दिया गया है जिसमें 3 अलग अलग केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची दिया गया है। याद रखिए अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास में होती है। और अवशिष्ट शक्ति क्या है, तो बचे हुए जो भी मामले हैं, किनसे बचे हुए, राज्य और समवर्ती सूची के पश्चात में जो अलग अलग मामले बचते हैं तो इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास में होता है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति भी है वो कनाडा से ली गई है। इसके पश्चात है
संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कई बार पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो यहीं से लिया गया है। इसके बाद में यदि हम लोग देखेंगे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये लिया गया है जर्मनी से। याद रखिए, जब आपातकाल लगता है तो उस स्थिति में कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं। इसके बाद में जब हम लोग देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो जापान से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस से लिया गया है। इसमें दिया गया है ध्यान देने योग्य बारीक अंतर में। यदि प्रस्तावना पूछे तो इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारत में एकल नागरिकता है। ब्रिटेन से भी हम लोग देखे हैं, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला अध्याय है जो कि तीसरे नंबर का है। इसमें भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों और शक्ति के विभाजन के बारे में बताया गया है। याद रखिए, हम लोग पहले भी देखे थे अनुसूचियां क्या होती हैं, तो इसमें सरकार के महत्वपूर्ण कर्तव्यों की सूची जो है वो दी गई होती है। मूल रूप में यदि हम लोग देखेंगे तो संविधान में 8 अनुसूचियां जो हैं वो सबसे पहले दी गई थी, और बाद में इसमें 4 और जुड़कर कुल वर्तमान में यदि अनुसूचियों की संख्या पूछे तो 12 है। यदि इन अनुसूचियों का विस्तृत विवरण को हम लोग देखेंगे तो पहले अनुसूची में जो है वो संघ राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। याद रखें, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो विवरण है और उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अगले क्रम में यदि हम लोग देखेंगे तो दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। किनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, तो मुख्य पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो शामिल हैं। तीसरी अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरे अनुसूची में दिया गया है। चौथा अनुसूची में जो बात करें तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। और उसके पश्चात में यदि हम लोग देखेंगे तो पांचवा अनुसूची जो है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन है और इनमें कौन सा शामिल नहीं है यदि पूछा जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर संपूर्ण भारत का जो प्रशासन है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में शामिल है। अब यदि छठी अनुसूची को देखें तो जिन 4 राज्यों को हम लोग 5वीं अनुसूची में छोड़ रहे थे, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनका जो प्रशासन है वो छठी अनुसूची के अंतर्गत में आता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। याद रखें, इसमें शक्ति का बंटवारा जो है वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। अगला यदि देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है और इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता या दर्जा प्राप्त है। याद रखें, मूल रूप से सबसे पहले यदि कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था, तो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। बाद में इनमें 8 और अन्य भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखें, हिंदी, उर्दू और संस्कृत जो है वो संवैधानिक भाषा के अंतर्गत में शामिल है और अंग्रेजी को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं है। अगला यदि अनुसूची को देखा जाए तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया और ये जो है वो भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है और पंचायती राज के अंतर्गत में 29 कार्य विषय जो है वो शामिल हैं। अगले क्रम में देखते हैं तो 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है जो कि 1992 में हुआ और ये नगर पालिका या फिर शहरी निकाय से संबंधित है और इसमें 18 कार्य विषय जो है वो नगरीय निकाय या शहरी निकाय से संबंधित कार्य हैं। अगले क्रम में दिया गया है 7वीं अनुसूची और इसमें बताया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का विभाजन अर्थात शक्तियों का बंटवारा। याद रखें, इसमें हम लोग देखते हैं 3 अलग अलग सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अब यदि हम लोग इसमें इसके बारे में देखेंगे तो संघ सूची अर्थात इसे केंद्र सूची भी कहते हैं और इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार अर्थात संसद को रहता है। केंद्र सूची को ध्यान से समझें तो ऐसे विषय जो संपूर्ण भारत के लिए एक समान हो, ऐसे विषय केंद्र सूची में शामिल रहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लोग देखते हैं रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, मुद्रा या करेंसी, बैंक और जनगणना। मूल रूप से यदि हम लोग इसमें विषयों की संख्या को देखते हैं तो 97 मिलता है और वर्तमान में इनमें 100 विषय जो है वो शामिल हैं। राज्य सूची में यदि हम लोग देखेंगे तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को रहता है अर्थात विधानमंडल को। और ऐसे विषय जो कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, ऐसे विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि पुलिस, जेल, लोक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय स्वशासन, बाजार और मेले। याद रखिए इसमें मूल रूप से 66 जो है विषय शामिल थे और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 61 है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार को होता है। इसमें वो विषय शामिल होते हैं जो पूरे देश के लिए एक समान नहीं होता। इसमें कुछ राज्यों में एक समान होता है और कुछ राज्यों में अलग-अलग होता है। यदि हम लोग देखेंगे इसमें संविधान में मूल रूप में कितने विषय शामिल थे तो 47 विषय शामिल थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल है। यदि हम लोग देखेंगे इसमें कौन-कौन से विषय आते हैं तो शिक्षा, वन, दीवानी और फौजदारी मामले, श्रम कल्याण, समाचार पत्र और प्रदूषण नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। याद रखिए इनके जो भी उदाहरण अर्थात जो विषय हैं उनसे डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें किसी ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अगला अध्याय है 4 मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। यदि हम लोग देखेंगे तो मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखें मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। अब यदि हम लोग देखेंगे तो कितने मौलिक अधिकार हमको प्राप्त थे तो हम लोगों को मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे और वर्तमान में यदि इनकी संख्या देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हमको वर्तमान में प्राप्त है। याद रखें 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था और इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया है अर्थात वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला यदि हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण एवं उनके अनुच्छेदों का ब्यौरा। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखेंगे 6 मौलिक अधिकार हमारे पास प्राप्त है तो सबसे पहला जो आता है वो है समानता का अधिकार और ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। याद रखें अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार एवं विधि का सम्मान संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत में प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है तो कानून के समक्ष सभी जो है वो एक समान है, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग हो चाहे आर्थिक रूप से निम्न वर्ग हो, दोनों ही कानून के समक्ष जो है वो एक समान माने जाते हैं। अगला अनुच्छेद है जो कि 15 नंबर का है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। याद रखें इसमें जो 5 अलग-अलग शब्दावली दिए गए हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान, इसको आप लोगों को एज इट इज ऐसे ही पूछ दिया जाता है तो अनुच्छेद 15 को इसके लिए आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया है तो लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत करता है अर्थात छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में होता है। यदि हम लोग 18 को देखें तो यहाँ पर उपाधियों का अंत बताया गया है सेना व विद्या को छोड़कर। यहाँ पर सेना और विद्या को छोड़कर कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि आप किसी
उच्च पद पर आसीन हैं और उसके तहत आप लोगों को कोई उपाधि मिला है और विद्या अर्थात जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तब उसमें आपको जो उपाधि मिलता है उसको छोड़कर बाकी उपाधियों का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अगला यदि हम लोग देखेंगे तो जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक संबंधित है। अनुच्छेद 19 में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी जो है वो सुनिश्चित की गई है। 19 ए के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो 19 ए में दिया गया है। कई बार ऐसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको इनके आर्टिकल और उनके जो क्लासिफाई किए हैं उनके हिसाब से इनको याद रखेंगे। अनुच्छेद बी में दिया गया है, ये जो लिखा है बिना शस्त्र सभा करने की, बिना शस्त्र कहने का मतलब ये है कि शांतिपूर्ण धरना देने का जो अधिकार है 19 बी के तहत में मिलता है। जैसे कई बार से आप लोग देते हैं आंदोलन जो करते हैं शांतिपूर्ण, वो इसी के अंतर्गत में आता है। 19 सी को यदि हम लोग देखते हैं तो संघ या संगठन बनाने का जो अधिकार है वो 19 सी के अंतर्गत में शामिल है। 19 डी में निर्बाध आवागमन की बात कही गई है, अर्थात आप भारत में कहीं भी भ्रमण जो है करने की स्वतंत्रता 19 डी के तहत प्राप्त है। 19 ई में यदि हम लोग देखेंगे तो निवास करने की, आप 19 ई के तहत भारत में कहीं भी निवास करने की आपको स्वतंत्रता मिलता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। 19 जी के तहत यदि हम लोग देखते हैं तो व्यापार या कारोबार चलाने की जो स्वतंत्रता है अर्थात व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19 जी के तहत प्राप्त है। अब यदि हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 को तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में दिया गया है, अर्थात जब आप किसी अपराध के लिए दोषी आपको करार दिया जाता है तो जब तक अपराध जो है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। अब यदि देखेंगे 21 तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। अनुच्छेद 21 ए जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाता है और कारण बताने के पश्चात में उसे 24 घंटे के भीतर में न्यायालय में पेश करना होता है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार भी इसके तहत दिया जाता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 24 में दिया है मानव के दुर्व्यापार व जबरन श्रम या फिर बेगार पर रोक लगाने के लिए। याद रखिए इसके लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 लाया गया जिसके तहत जबरन श्रम पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 जो है इसमें 14 वर्ष से कम अर्थात 0 से 14 वर्ष के बीच के आयु वाले बच्चों को कारखानों या खानों पर काम करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और इसके लिए बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 2002 जो है वो लाया गया है। अगला यदि हम लोग देखेंगे चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 25 से 28 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की व धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण से यहाँ पर अभिप्राय मन से मानने से है और अबाध अर्थात बिना किसी रुकावट के मानने से है, साथ ही उनके प्रचार प्रसार करने से भी इसमें संबंधित है। 26वां नंबर का अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो भी आपको सामग्री लगती है या फिर जो अनुष्ठान किए जाते हैं जैसे यज्ञ करना या पूजा करना, इसके बारे में अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 27 में यदि देखें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट, अर्थात यदि हम लोग देखेंगे तो धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा जुटाना है या फिर जैसे हम लोग चंदा वसूलते हैं तो उस पर कर यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, ये इस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 28 को यदि हम लोग देखेंगे तो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। याद रखिए किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध जो है वो अनुच्छेद 28 के तहत में किया गया है। अगला मौलिक अधिकार है जो कि
पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। याद रखें, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अर्थात उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का जो बात है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो अल्पसंख्यकों को अपनी बोली भाषा बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा और इसी के तहत में जो अल्पसंख्यकों को मदरसों की स्थापना का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिए, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। अनुच्छेद 32 में यदि हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है वो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सामान्य रूप से यदि पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो उत्तर क्या होगा, प्रस्तावना होगा। लेकिन यदि अंबेडकर जी के हिसाब से यदि संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद कहलाता है तो अनुच्छेद नंबर 32 जो है। अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहने का मुख्य कारण है जब मौलिक अधिकार हमसे छीन जाते हैं या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए अर्जी लगा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में हम लोग आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे लागू करने अर्थात हमको वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रिट जो है जारी करता है, जो कि है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। यदि हम लोग इनके आदेश के बारे में बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। क्या आदेश दिया जाता है? सशरीर प्रस्तुत करिए। परमादेश को यदि हम लोग देखते हैं तो इसका आदेश होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध के बारे में यदि हम लोग देखें तो प्रतिषेध जो है वो हम मना करते हैं करके इसमें क्या किया जाता है, निषेधात्मक ये आदेश है, हम मना करते हैं करके। अधिकार परीक्षा से यहाँ पर तात्पर्य जो है वो इसमें पूछता है आदेश के माध्यम से किस अधिकार से। और यदि हम लोग उत्प्रेषण को देखें तो इसमें पूर्णतः सूचित करने की बात जो है वो आदेश में कहा जाता है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रिट और हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार के रिट जो है वो जारी करता है। छठवां रिट जो है वो समादेश का जो रिट है वो छठवां रिट है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। समादेश का जो जिक्र है वो संविधान में नहीं है, इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो हाई कोर्ट के द्वारा संवैधानिक रूप से 5 प्रकार के रिट और एक अन्य समादेश जो है जो कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, जारी किया जाता है। अगला यदि हम लोग देखेंगे तो अगले क्रम में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 में इसका जो उल्लेख है वो मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका बात दिया गया है। कहाँ से ये लिया गया है तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अब यदि हम लोग देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कहाँ से यदि आया है तो ये आयरलैंड से आया है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मुख्य अंतर को यदि देखा जाए तो ये अवाद्य योग्य होते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व है, अर्थात सरकार द्वारा यदि इसको लागू नहीं किया जा रहा है तो हम लोग इसको प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 37 में दिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य कहने का अर्थ ये है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम उसे प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अगला है डीपीएसपी के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 36 जो है वो राज्य की परिभाषा। याद रखिए, यहाँ पर जो राज्य शब्द दिया है इसका अर्थ सरकार से है। अनुच्छेद 37 नंबर का अनुच्छेद में
नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या फिर न्याय योग्य नहीं है। इसी का हमने ऊपर में जिक्र किया है, जिसे 37 नंबर के अनुच्छेद में हम लोग देखे भी थे कि वाद योग्य न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि सरकार जो है हमको इसे उपलब्ध नहीं कराते, तो हम इसको मांग करने या फिर प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकते। अगला है अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो मुख्य रूप से इसमें यदि देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था बनाना जो है वो अनुच्छेद 38 में शामिल है। 39 ए में दिया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। याद रखिए अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय जो है और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए के तहत दिया जाता है। अगला है जो कि अनुच्छेद 40 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के तहत ही होता है। और ये किससे प्रेरित है तो गांधीवादी विचारधारा से। कई बार ये अनुच्छेद 40 के बारे में प्रश्न जो है वो पूछ चुका है। 41वां अनुच्छेद जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो दिया गया है। कार्यपालिका अर्थात जो कार्य करती है और न्यायपालिका अर्थात जो न्याय देती है। याद रखिए कार्यपालिका में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, याद रखिए कार्यपालिका में जितने भी मंत्री हैं वो शामिल रहते हैं। न्यायपालिका अर्थात कोर्ट जो है वो इसमें शामिल रहता है, जो कि न्याय देता है। अगला दिया गया है अनुच्छेद 51। इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हाईलाइटेड कलर में दिए गए हैं आप उन्हें विशेष तौर से याद रखेंगे। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ कहाँ से आया है तो ये विदेश नीति से आया है। अब अगला अध्याय मौलिक कर्तव्यों से है। यदि देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य क्या है तो वे कर्तव्य जिनको हम लोगों को एक देश के नागरिक होने के नाते करना चाहिए वो मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो संख्या थी वो 0 थी, अर्थात इसमें एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसे सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से प्रेरित होकर क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यदि संविधान के कौन से भाग में वर्णित है ये देखा जाए तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य जो है वो दिया गया है। साथ ही इनका अनुच्छेद जो है वो 51 ए। याद रखिए आप लोगों को ये जो अध्याय है जो कि 6 लिखा है, ये केवल एक क्लासिफिकेशन के लिए दिया गया अंक है। मुख्य रूप से जो भाग शब्द दिया है इसी को आप लोगों को याद रखना है। अगला है संवैधानिक संशोधन एवं पृष्ठभूमि। तो मौलिक कर्तव्य के लिए जो संवैधानिक संशोधन हुए उस पर यदि नजर डालें तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा के अवसर को क्या करता है, प्रदान करता है। अगला यदि हम लोग देखेंगे इसमें नागरिकों के जो 11 मौलिक कर्तव्य क्या है उनको संक्षेप रूप में देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को इनकी संख्या याद होनी चाहिए कि पूर्व में 10 मौलिक कर्तव्य थे जो कि एक और ऐड हुए तो कितने हो गए, 11। और यदि संक्षेप में हम लोग इसको देखेंगे तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। समरसता एवं समान भातृत्व, भाईचारे की भावना बनाएं। सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी की रक्षा व दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद में
9वां जो है वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। अब अगले अध्याय में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। सरकार के प्रमुख अंगों के बारे में बात किया जाए तो इनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो आते हैं। विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करती है उसे विधायिका कहते हैं, और कार्यपालिका जो है वो इन कानूनों को जो लागू करने का काम करती है वो कार्यपालिका का होता है, और न्यायपालिका जो है वो न्याय देने का काम करती है। यदि हम लोग देखेंगे तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो कार्यपालिका में, जो कि केंद्र की कार्यपालिका है, इसमें शामिल होते हैं। और राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात किया जाए तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी राज्य के कार्यपालिका में शामिल रहते हैं। याद रखें, संघ की कार्यपालिका अर्थात केंद्र की कार्यपालिका, इसमें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। अब इसके अनुच्छेद पर यदि हम लोग बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में दिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति ही प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। यही तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यदि इनके शक्ति के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। इसमें एक शब्द दिया गया है, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यदि हम लोग राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में देखेंगे तो ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि भारत का एक क्या हो, नागरिक हो, न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। याद रखिए, इसमें कई बार ये जो न्यूनतम आयु जो दिया है इससे प्रश्न जो है वो बन चुके हैं। अगले यदि हम लोग देखेंगे तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसे अनुच्छेद 54 और 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ क्या होता है, तो इसमें जनता जो है वो सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए विधायक और सांसद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और इनका जो पद्धति है तो कौन सी पद्धति से होता है, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होता है इनका निर्वाचन। अगला यदि हम लोग देखेंगे तो निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले जो मंडल है उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं यदि पूछा जाए तो संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जो है वो, याद रखिए क्या बोला जा रहा है, केवल निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, इसमें यदि देखा जाए तो ये है सांसद और इसमें देखा जाए तो ये है विधायक। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी अर्थात जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य जो है वो, और इसके पश्चात में जो नोट करके दिया गया है, मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते, याद रखिएगा। अगला यदि हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिए राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये उसे उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। और ये किन कारणों से किया जाता है, तो जब राष्ट्रपति जो है वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते या फिर कोई संवैधानिक विफलता हो जाता है या संवैधानिक रूप से असफल हो जाते हैं, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आपको अनुच्छेद 61 को याद रखना है कि इस पर राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। अब यदि हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया को देखेंगे तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसे कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना अनिवार्य देना रहता है।
इसके बाद में यदि देखेंगे तो सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर आवश्यक रहते हैं। याद रखिए, यदि प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व लिखित रूप में सूचना देना आवश्यक होता है। साथ ही यदि देखेंगे तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो प्रस्ताव पर होने चाहिए। यदि देखेंगे तो दोनों सदनों के द्वारा अलग-अलग 2/3 बहुमत से ये जो प्रस्ताव है वो यदि पारित हो जाता है, तब ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। याद रखें, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अगला यदि देखेंगे तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो कि अनुच्छेद 352 और 360 में दिया गया है। याद रखें, आपातकाल जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है। यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो आपातकाल है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। याद रखिए, आपको इनका अनुच्छेद याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 352 में, और ये 3 अलग-अलग स्थितियों में लग सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। याद रखिए, डायरेक्टली एज इट इज शब्द को उठाकर पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगता है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, जो कि 352 नंबर के अनुच्छेद में उल्लेखित है। अगला यदि देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में दिया गया है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। याद रखिए, इसे ही राज्य का आपातकाल कहा जाता है। और किनकी सिफारिश पर लगाया जाता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में लगाया जाता है। अगला है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वित्तीय स्थायित्व को खतरा यदि होता है तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसके पश्चात में दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 में दिया गया है, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऊपर के सूची में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहेगा वो उस पद के होने की वजह से ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। अगला, इनका उम्र के बारे में बात करें तो कम से कम 35 वर्ष जो है वो पूर्ण हो जाने चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। और इनका कार्यकाल को यदि देखा जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल, जो कि पद ग्रहण की तारीख से होता है। अब मत बराबर होने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। याद रखिए, जब किसी बिल को संसद में लाया जाता है तो चूंकि ये राज्यसभा का सभापति होते हैं, इस वजह से निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो उपराष्ट्रपति को होता है। अगला है अध्याय 8, भारत की संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। याद रखिए, भारत का जो संसद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 79 में दिया गया है, और इनके 3 मुख्य अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, और लोकसभा जो कि निम्न सदन भी कहा जाता है। याद रखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन और लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम लोग इसमें से ट्रिक के बारे में यदि याद रखें, क्योंकि इनके अनुच्छेद को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप याद रखेंगे इसके लिए एक शब्द है सरला करके। स से इसमें संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, और ये क्रम से आप याद रखेंगे 79, 80 और ये 81 यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है। अगला है लोकसभा एवं राज्यसभा का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन। इसमें संवैधानिक घटकों के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले में यदि हम लोग देखेंगे तो अन्य प्रचलित नाम, लोकसभा का जो अन्य प्रचलित नाम है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन,
भंग होने वाला सदन अर्थात इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब लोकप्रिय सदन कहने का कारण क्या है? क्योंकि लोकसभा जो है वो लोगों की सभा है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा का यदि हम लोग प्रचलित नाम को देखेंगे तो ये उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन और विद्वानों का सदन जो है वो कहा जाता है। याद रखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। अब अनुच्छेद 81 में लोकसभा दिया गया है और 80 में राज्यसभा दिया गया है। अधिकतम सीटें जो है वो 552 हो सकती है और राज्यसभा में 250। वर्तमान में देखा जाए तो 545 सीट जो है वो वर्तमान में लोकसभा की हैं, जिनमें से 543 जो है वो निर्वाचित है और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन शामिल है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 जो है वो मनोनीत है। याद रखिए इसमें से यदि देखेंगे तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यदि देखेंगे तो जो 2 एंग्लो इंडियन थे जिसका मनोनयन किया जाता था, उन्हें 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, समय पूर्व भंग हो सकता है, इसीलिए ये अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। ये स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं होता। इसके 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। अगला, यदि न्यूनतम आयु अर्थात लोकसभा सदस्य अर्थात सांसद बनने के लिए अगर न्यूनतम आयु का बात किया जाए तो लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष आवश्यक है। चुनाव पद्धति जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के द्वारा और राज्यसभा के सदस्य जो है वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात इसमें जनता जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को सीधे नहीं चुनती है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। इनका निर्वाचन जनता के द्वारा चुने गए विधानसभा सदस्य अर्थात विधायकों के द्वारा होता है। पीठासीन अधिकारी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है वो पीठासीन अधिकारी होता है, किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में यदि पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति होते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाले में हमने ये जिक्र देखे थे। अगला है धन विधेयक एवं संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान। तो याद रखें धन विधेयक या फिर मनी बिल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अब इसमें बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब होता है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। याद रखिए धन विधेयक जो है वो लोगों से संबंधित है, इसलिए इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है। अब यदि धन विधेयक के संबंध में विवाद की स्थिति यदि उत्पन्न होती है या कोई भी गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसके निराकरण के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन अर्थात ज्वाइंट सीटिंग किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। याद रखिए संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो हमेशा की तरह लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक की अध्यक्षता करता है। अगला है अध्याय 9 प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं राज्य की कार्यपालिका। तो इसमें प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद दिया गया है। तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जिसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। यदि देखा जाए तो क्या बताया गया है, अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। याद रखिए प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है वो करता है।
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सभी को पता होगा कि लोकसभा में जिनको बहुमत मिलता है, तो बहुमत के आधार पर चुना गया जो नेता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिए, लोकसभा जो है लोगों की एक सभा है, इसी वजह से संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर सामूहिक रूप से का अर्थ क्या है? सामूहिक का मतलब ये है कि मान लीजिए उसमें 100 सांसद हैं, तो 100 सांसद में यदि एक सांसद का भी यदि कोई गलती करता है, तो उसकी जवाबदेही सभी सांसद के ऊपर सामूहिक रूप से रहता है। इसे ही सामूहिक उत्तरदायी कहते हैं। अगला है राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं। यदि राज्यपाल को देखें तो राज्यपाल का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 153 से 167 में दिखाई देता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 153 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। याद रखिए, जब पूछा जाएगा कि क्या एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके पहले भी आप लोग देखे होंगे, जो आनंदीबेन पटेल थी वो दूसरे राज्य की राज्यपाल थी और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रह चुकी है। नियुक्त कैसे होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का तात्पर्य है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल जो है वो अपने पद पर रह सकता है, और यदि राष्ट्रपति उसे हटाना चाहे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। इस तरह सामान्य कार्यकाल यदि हम लोग देखें तो ये होता है 5 वर्ष। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सभी को पता होगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला है मुख्यमंत्री। तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 164 में दिया गया है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। याद रखें, जैसे राष्ट्रपति केंद्र के लिए नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, वैसे ही राज्यपाल जो है वो राज्य के लिए नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका जो है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगला है संसद का राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। तो याद रखें, इसमें अनुच्छेद 249 में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर 1 वर्ष हेतु कानून बना सकती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछा जाता है कि क्या कभी राज्यसभा जो है वो राज्य के विषय में कानून बना सकती है? तो बिल्कुल कानून बना सकती है, जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए और यदि लगे कि राज्य सूची का जो विषय है और वो क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, तब संसद उस पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अगला है अनुच्छेद 250। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इसके ऊपर भी हम लोग देखे हैं, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अगला अनुच्छेद है 252। इसमें दिया है 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुरोध करने पर संसद कानून बना सकती है। तो बिल्कुल ये ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं यदि संसद के पास कानून बनाने के लिए अनुरोध करती है, तो संसद कानून बना सकती है। अगले क्रम में पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। याद रखिए, पंचायती राज की जो बात है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है, और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था का यदि मुख्य उद्देश्य देखा जाए, क्यों लाया गया पंचायती राज, तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। याद रखें, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण से यहाँ पर अभिप्राय जो है वो शक्ति या फिर अधिकारों को
जमीनी स्तर अर्थात आम लोगों की पहुंच तक सुनिश्चित करना ये इनका मुख्य उद्देश्य था एवं जन भागीदारी अर्थात जनता की सहभागिता। इसका यदि हम लोग पृष्ठभूमि को देखेंगे तो कि कब और कैसे पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ, तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति इसके लिए गठन किया गया। याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए 5 अलग-अलग समितियां जो है वो आए थे, जिनका क्रम जो है वो है बैक्स टी करके, बैक्स टी। इसमें बी फॉर बलवंत राय मेहता समिति जो कि सबसे पहले क्रम में आया, फिर अशोक राय मेहता समिति, जी से जीवी के राव समिति, एस से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और टी से जो है वो थुंगन समिति। तो इसमें यदि देखा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरों वाला पंचायती राज का सिफारिश किया गया था, जो कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। प्रश्न में डायरेक्टली पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है किन्होंने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और इनका ये स्तर को भी आपको याद रखना है कि ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहला पंचायत की स्थापना किया गया और इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने इनका उद्घाटन किया। दूसरा यदि राज्य देखा जाए जहां पर पंचायत का स्थापना किया गया था, तो वो था आंध्र प्रदेश। अब इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था और इसमें अनुसूची जो है वो संविधान में जोड़े गए थे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जिसके तहत पंचायती राज की स्थापना की गई अर्थात गाँव में स्थानीय स्वशासन का स्थापना किया गया। याद रखें, ये संविधान के भाग 9 में सम्मिलित है और अनुच्छेद जो है वो 243 से 243 ओ अर्थात 243 क से ड़ तक ये शामिल है। अनुसूची को देखें तो इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें 29 विषय को शामिल किए गए। ढांचा यदि देखा जाए तो गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद। इसी तरीके से 74वां संशोधन जो है वो 1992 में हुआ था और इसके तहत नगरीय निकाय अर्थात शहरी स्थानीय निकाय का बात किया गया था, जिसे भाग 9 ए में बताया गया है और इसका जो अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी तक इसका अनुच्छेद है। इसके लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय सम्मिलित हैं। इसके स्तर पर बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम जो है वो शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य स्तर हैं। अगला अध्याय है न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। याद रखें, न्यायालय का जो मुख्य काम होता है वो न्याय देने का होता है और जिनके द्वारा न्याय दिया जाता है उन्हें न्यायपालिका कहा जाता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का अर्थ क्या है? तो एकीकृत का अर्थ समझेंगे तो यहाँ पर जो न्याय का जो ढांचा है वो एक श्रृंखला में, जो कि पिरामिड्स के श्रृंखला के समान है। देखा जाए तो सबसे जो निचला स्तर है और इसके पश्चात में मध्यम स्तर और उसके पश्चात में जो है वो सबसे उच्च स्तर का जो न्यायालय की स्थापना किया गया है। जब हमें सबसे निचले स्तर पर न्याय जो है वो नहीं मिलता, तब हम लोग मध्यम स्तर पर जा सकते हैं और यदि मध्यम स्तर पर सही न्याय नहीं मिलता, तब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश या फिर उनका निर्णय जो है वो मध्यम और सबसे निचले वाले स्तर पर क्या रहता है? प्रभावी रहता है, अर्थात यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था लागू है। भारत का यदि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में यदि बात की जाए तो ये संविधान के भाग 5 में वर्णित है और इनका जो अनुच्छेद है वो 124 से 147 तक है। स्थापना यदि हम लोग देखा जाए तो जो भारत का उच्चतम न्यायालय का स्थापना है 28 जनवरी 1950 में नई दिल्ली में किया गया था। न्यायाधीशों का जो संख्या है उस पर यदि हम लोग बात करें तो जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 8 था, जिसमें से एक सीजेआई मतलब मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य उसके न्यायाधीश थे। वर्तमान स्थिति अर्थात 2019 के संशोधन के पश्चात देखने से पता चलता है
न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें से एक सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नियुक्ति यदि देखा जाए तो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। अगला है उच्च न्यायालय के बारे में यदि देखें तो संविधान का जो भाग 6 है इसमें उच्च न्यायालय की बात दी गई है और इनका जो अनुच्छेद है वो 214 से 231 है। आर्टिकल 214 को देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और आर्टिकल 231 में बताया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। अर्थात क्या है इसका मतलब कि कोई भी 2 राज्य है उनके लिए केवल एक हाई कोर्ट जो है वो काम कर सकता है। इसका यदि हम लोग उदाहरण देखें तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट को यदि देखा जाए तो ये पंजाब और हरियाणा इन दोनों के लिए काम करता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो अंडमान निकोबार जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन है। अगला है वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो शेष जो राज्य बच जा रहे हैं उनका जो उच्च न्यायालय कैसा है तो ज्वाइंट वाला, जिसमें 2 राज्यों के लिए केवल एक हाई कोर्ट जो है वो कार्य करता है। सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष है। अगला अध्याय है नागरिकता लोक सेवा आयोग एवं प्रमुख संशोधन। तो याद रखें नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता से है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 2 में दिया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता को दिया गया है और भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है। अगला है लोक सेवा आयोग। इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 14 में है। अनुच्छेद जो है वो 315 से 323 में दिया गया है और 315 में यूपीएससी अर्थात सम लोक सेवा आयोग तथा राज्य पीसीएस अर्थात राज्य पीएससी के बारे में दिया गया है। अगला है भारत के अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। याद रखें संशोधन से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण संशोधन जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं उनकी सूची जो है यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहला संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संशोधन जो है वो 1956 में किया गया था जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया था पुनर्गठन। इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो गठित किए गए थे। अगला है 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसे लघु संविधान अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यदि देखें तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है वो इसी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। साथ ही भाग 4 ए जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया और उसे एक कानूनी अर्थात वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला है 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ। इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत मतदान करने की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 नए भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और इसमें एक ट्रिक दिया है नमक करके। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। आप इसे म को ने डायरेक्टली इससे भी याद रख सकते हैं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। याद रखिए इसके तहत पंचायती राज जो कि 11वीं अनुसूची में है और नगर निकाय या फिर नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची में है, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया
और इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 21 ए में वर्णित है। अगला है 101वां संशोधन, जो कि 2016 में हुआ था। ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ था, ऐसा प्रश्न डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। तो 1 जुलाई 2017। और जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। अगला है 103वां संशोधन 2019। सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है 103वां संशोधन 2019 के द्वारा। 104वां संशोधन है जो कि 2019 में हुआ था। इसमें एससी और एसटी आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया गया है और एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त किया गया है। इसको हम लोग देखे थे कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये रहे साथियों आपके संविधान के थ्योरी क्लास। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो के अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।